गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशान। तो आइए हम लोग आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का PYQ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे ज़रूरी है हम लोग सिलेबस तो कंप्लीट करनी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्मूथली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर हैंड सेफ हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का PYQ है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें यह रखा है, कैपेसिटेशन अकर्स इन। तो हमने पढ़ाया था कि कैपेसिटेशन, इससे पहले क्या होता है, डी कैपेसिटेशन कहाँ लगता है, तो एपिडायमिस में तो डी कैपेसिटेशन फैक्टर लगता है। तो कैपेसिटेशन फैक्टर क्या है, यानी कि कैपेसिटी होगा उस स्पर्म के पास कि ओवम को फर्टिलाइज कर सके। तो ये कहाँ लगेगा, स्पर्म वायबल तभी है, तभी इम्पोर्टेंट है जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगा तब। तो यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इसका आंसर होगा, हम लोगों ने लेक्चर में भी किए थे। ठीक है, तो कैपेसिटेशन कहाँ होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 में ये आया था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन द। अब वही दूसरा सवाल क्या है कि कैपेसिटेशन में क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं। रेफर्स टू द चेंजेस इन द। कैपेसिटेशन कैसे होता है, क्या फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, कैपेसिटेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, ये सब देखते हैं। ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन, कैपेसिटेशन चेंज यानी डी कैपेसिटेशन फैक्टर हटता है। ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले किस में, ओवम लगा हुआ था कैपेसिटेशन फैक्टर नहीं, तो ये ओवम वाला तो कट गया। स्पर्म वाला देखिए, क्या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नहीं, बिफोर फर्टिलाइजेशन उसको करना होता है। तो क्या होगा इसमें, बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आकर ही तो वो एक्टिवेट हुआ है। तो कैपेसिटेशन रेफर टू चेंजेस इन द, यानी कि कैपेसिटेशन किस में चेंज लाता है, स्पर्म में। तो ओवम वाला तो सारा कट गया है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड द यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। क्या कर रहा है, टर्मिनल डक्ट मतलब सबसे लास्ट, जिससे कि यूरिथ्रा एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल। यहाँ से ही पता चल गया मेल में जो टर्मिनल डक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिथ्रा। वास्ट डिफरेंस तो एसेसरी डक्ट्स है, ठीक है, जो कि स्पर्म को एपिडायडाइमिस से बाहर ले जाएगा। ठीक है, और ये वासा इफेरेंसिया हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा यूरिथ्रा। क्या होगा आंसर ए, क्या होगा आंसर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी PYQ है। अब इस पे आते हैं, लीडिंग सेल क्या है, द लीडिंग सेल्स आर फाउंड। लीडिंग सेल का दूसरा नाम कहाँ है, इंटरस्टिशियल सेल है। क्या नाम है, इंटरस्टिशियल सेल। फाउंड पाया जाता है किसमें, इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रीटरी सोर्स ऑफ। लीडिंग सेल किसका है, मेल का। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन तो मेल में होता नहीं, ये कट गया। ठीक है, ग्लूकागोन से भी अभी कोई रिलेटेड नहीं है, इंटेस्टिनल म्यूकस से भी कोई रिलेटेड नहीं है। तो क्या होगा, एंड्रोजन। देखिए कितने हल्के क्वेश्चंस आते हैं और सारे NCERT बेस्ड आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, एंड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि इफ़ फॉर सम रीजन, किसी कारण से द भाषा इफ्रेंसिया, जो भाषा इफ्रेंसिया
in the human reproductive system gets blocked, the gametes will not be transported from, तो gametes transported नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, इसका सीक्वेंस हम लोग पढ़े रेटी टेस्टिस, ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद फिर भाषा इफ्रेंसिया, फिर भाषा इफ्रेंसिया के बाद एपिडाइडाइमिस, ठीक है, एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस के बाद भास डिफरेंस, फिर उसके बाद इजाकुलेटरी डक्ट, फिर उसके बाद क्या आता है, यूरिथ्रा के साथ एक्सपेल्ड आउट। तो रेटी टेस्टिस और भाषा इफ्रेंसिया, तो ये क्या बोल रहा है, भाषा इफ्रेंसिया को हम लोग क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव में, गेट ब्लॉक। हमें रटना नहीं है, कुछ पार्ट को समझना भी होता है, जहाँ रटना होता है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, भाषा इफ्रेंसिया को हम लोग रोक दे रहे हैं। तो भाषा इफ्रेंसिया कहाँ है, टेस्टिस में, एपिडाइडाइमिस तक भी टेस्टिस में, ठीक है। तो भाषा इफ्रेंसिया और एपिडाइडाइमिस, क्योंकि भाषा इफ्रेंसिया है टेस्टिस में, तो देखिए क्या है, टेस्टिस टू एपिडाइडाइमिस, यानी कि जो गैमेट्स होगा वह ट्रांसपोर्टेड नहीं होगा टेस्टिस से एपिडाइडाइमिस में, एपिडाइडाइमिस से भाषा डिफरेंस में नहीं होगा, ओवरी टू यूटेरस नहीं होगा, या वेजाइना टू यूटेरस। तो पहला बात, सबसे पहले आप काटना सीखिए, जो भाषा इफ्रेंसिया है किसका पार्ट है, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल रहा है, और ठीक, तो ये ओवरी कटअप, वेजाइना कट गया, ठीक है। अब देखिए एपिडाइडाइमिस से भाषा डिफरेंस, या टेस्टिस टू एपिडाइडाइमिस, देखिए ये जो भाषा डिफरेंस है, भाषा इफ्रेंसिया के बाद एपिडाइडाइमिस, तो ये टेस्टिस में है, तो टेस्टिस टू एपिडाइडाइमिस तक नहीं जानते, तो आंसर क्या होगा, ए। इसका आंसर क्या है, ए। ये 2011 में आया था बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा इसका आंसर, टेस्टिस टू एपिडाइडाइमिस, कुछ समझना भी होता है, ठीक है। चलिए अब 6वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या है, चलिए पढ़ते हैं। द टेस्टिस, ES लगा है, यानी कि पेड़, इन ह्यूमन्स आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, क्योंकि वो मेंटेन करता है, उसे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, उसी पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। पहला देखिए, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बाहर होता है, लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ये तो ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, क्या है, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर, स्क्रोटल का टेम्परेचर मेंटेन करता है, लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक लगाइए। एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय विसरल ऑर्गन्स, ये कुछ भी ऐसा नहीं दिया है एनसीईआरटी में, ये तो गलत हो गया। प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडाइडाइमिस, ये भी गलत हो गया। और क्या है, प्रोवाइडिंग ए सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिटिंग द मेल, ये तो कोई कारण नहीं हुआ, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, मेंटेन करने के लिए, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर, स्क्रोटम के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, यानी स्पर्म बनने के लिए हमें टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है, लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 कम, तो यानी 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, ए। आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया, ए लगा लीजिएगा, ए, ओके, ए इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन, ठीक है, 7वां क्वेश्चन। अब देखिए, सर्टोली सेल, इसका दूसरा नाम क्या था, सस्टेंटाकुलर सेल, ठीक। तो सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल कहाँ है, मेल रिप्रोडक्टिव, आपने थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ा होगा तो ये पता होना चाहिए कि सर्टोली सेल किसका है। तो ओवरी बात तो सीधा कट गया, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये भी कट गया, कहाँ से आ गया है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, ठीक है। देखिए सर्टोली सेल किस लिए था,
क्योंकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जर्म सेल को। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन से उठा, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के देखें, हमने लेक्चर डाल रखा है, उसको आप पढ़िए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको इजीली से बनेगा। तो सर्टोली सेल क्या है, कहाँ पाया जाएगा, सेमीफेरस में, और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द जर्म सेल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए 2010 में आया है। भाषा एफरेंसिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम, कहाँ से आता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टू रेटिस टेस्टिस, नहीं, रेटी टेस्टिस के बाद आता है, रेटी टेस्टिस टू भाषा डिफरेंस, या भास डिफरेंस टू एपिडाइडाइमिस, या एपिडाइडाइमिस टू यूरिथ्रा। तो देखिए रेटी टेस्टिस के बाद क्या था, भाषा इफ्रेंसिया था, उसके बाद क्या था, एपिडाइडाइमिस था, उसके बाद क्या था, भास डिफरेंस। तो देखिए ये क्या कर रहा है, भाषा इफ्रेंस आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम, ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम मतलब कहाँ से आया, तो रेटी टेस्टिस से, और जाएगा कहाँ, भास डिफरेंस। तो ये क्या सही है, बी नंबर, इसका आंसर बी होगा। क्या होगा, बी। चलिए 2010 का क्वेश्चन भी आप लोग कर लिए, आई होप। आप अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है ना, तो आपको इजीली से बनेंगे क्वेश्चंस, आप ध्यान दीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं बच्चों। सेमाइनल प्लाज्मा, अब देखिए सेमाइनल प्लाज्मा जो कि किस में रिच है, ये भी एनसीईआरटी से ही लिया गया है। ठीक, तो देखिए ये भी कटिंग प्रोसेस इन ह्यूमन मिल्क इज रिच इन, एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए, हमने लेक्चर अपलोड कर दिया है। चलिए फ्रुक्टोज और कैल्शियम, ठीक है, डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन, ये गलत हो गया, ग्लूकोज एंड कैल्शियम गलत हो गया, राइबोज एंड पोटासियम। तो हमारा आंसर क्या है, फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम। ये टू द पॉइंट है, लर्निंग के लिए है। अब आते हैं 10 में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सेमाइनल प्लाज्मा, ये भी एनसीईआरटी का, सेमाइनल प्लाज्मा देख होता है सीमेन। ठीक है, तो सीमेन में क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लस स्पर्म, क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिला के उसको सीमेन बोलते हैं। ठीक, तो सेमाइनल प्लाज्मा क्या है भैया, सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या रहता है, फ्रुक्टोज, कैल्शियम, बट हैज़ नो इंजाइम, इंजाइम भी रहता है। हम लोगों ने पढ़ा 3 प्रकार के इंजाइम होते हैं, हाइलुरोनिडेज पढ़ा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने के लिए कोरोना पेनिट्रेटिंग इंजाइम्स हो गया, फिर जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने के लिए जोना लाइसिन हो गया। हम लोग सारा पढ़ चुके हैं, तो जो पढ़े होंगे उनको तो ईजिली लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं। ग्लूकोज होता है एंड सर्टेन इंजाइम बट हैज नो कैल्शियम, गलत, कैल्शियम भी होता है। फ्रुक्टोज एंड सर्टेन इंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, गलत। डी नंबर देखते हैं, चलिए डी नंबर देखते हैं हम लोग। तो डी नंबर क्या दिया, फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन इंजाइम। चलिए सही, बिल्कुल सही जवाब। आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे, ईजिली आप कर लिए होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी नंबर इसका आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को धैर्य पूर्वक पढ़ना बहुत जरूरी। क्या दिया हुआ है कि गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेलेक्ट कीजिए करेक्ट सेट्स ऑफ नेम्स ऑफ द पार्ट्स लेबल्ड ABCD। ये डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, आपको फ्री के 4 नंबर दिला के जाएंगे अगर आप पढ़ के ईजिली से जाते हैं तो। देखिए क्या क्या है, ए नंबर क्या आपको लग रहा है, एकदम एनसीईआरटी का है, ए वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। बी हमको सेमाइनल वेसाइकल्स लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है, सेमाइनल वेसाइकल्स। देखिए इतने में ही आपको आंसर मिलने लगेगा। ए आपको क्या लगा, वास्ट डिफरेंस, बी ए, फिर बी क्या लगा आपको, ए आपको लगा वास्ट डिफरेंस, बी आपको सेमाइनल वेसाइकल्स लगा, सी क्या है, काउपर्स ग्लैंड, और डी क्या है, प्रोस्टेट, डी क्या है, प्रोस्टेट।
धुंधला फिगर होता है, ब्लैक एंड वाइट, उसमें आपको और साफ से दिखेगा। और थर्ड क्या, सी का ऑप्शन क्या दे रखा है, यूरेटर। ए यूरेटर तो नहीं हो सकता है, सेमाइनल वास्ट डिफरेंस है ही। तो अभी बी नंबर लग रहा है सही, क्या चीज़, बी नंबर सही लग रहा है। और ए वास्ट डिफरेंस, और बी क्या है, सेमाइनल वेसाइकल्स, बी सेमाइनल वेसाइकल। सी क्या है, प्रोस्टेट। और डी क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। तो क्या होगा, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप इसमें थोड़ा धुंधला दिया है, ये कंप्यूटराइज नहीं है बच्चों, तो इसमें धुंधला दिया है, आप उसमें इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो इसका क्या हो गया, ए वास्ट डिफरेंस, बी सेमाइनल वेसाइकल, सी प्रोस्टेट और डी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रे क्रेसेंट एरिया, ग्रे क्रेसेंट एरिया इज द एरिया, ये क्या है, थोड़ा सा आउट ऑफ है एनसीईआरटी, लेकिन जो भी ध्यान से पढ़े होंगे कुछ लगाकर, तो देखिए, एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ अ स्पर्म इनटू एन ओवम, क्या ग्रे क्रेसेंट एरिया, जब ओवम स्पर्म से टकराता है तो क्या होता है, ZP3 रिसेप्टर होता है। ठीक, तो ग्रे क्रेसेंट इज द एरिया, कहाँ पे ऐसा होता है, जो ऐसे ढांचा बन जाता है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एन ओवम, जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ, जहाँ पे स्पर्म आके एंट्री कर मिल रहा है उसके ठीक अपोजिट, ठीक, इनटू ओवम, ओवम में। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे आप याद रख ले तो अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लीडिंग सेल। लोकेशन क्या है और सिक्रीशन कहाँ था, ये 1991 का है मे बी। लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ छोड़ भी सकते हैं मे बी, और आप लोग, लेकिन इजी है, देखिए आसानी से हो जाए। लीडिंग सेल क्या करता है भाई, लीवर, कोलेस्ट्रॉल, सॉरी, ओवरी तो नहीं होगा, पैनक्रियाज नहीं, एक ही आंसर होगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो नहीं होगा उसे काटिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेमाइनल प्लाज्मा, फिर से वही क्वेश्चन से देखिए तुम इजली। सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम, ग्लूकोज एंड कैल्शियम, डीएनए एंड फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम। ठीक है, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस। ये मिस प्रिंटिंग है बच्चों, ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, आप इसे कुछ समझिएगा नहीं, यहाँ पर गलती भी हो सकता है। क्वेश्चंस नंबर 15, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट्स ऑफ वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट फॉल्स है कि मैमेलियन स्पर्म में कब तक वायबल है, स्पर्म इज वायबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स, क्या ये सही है, देखते हैं। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक, देखते हैं आगे। स्टेटमेंट पहले हमें पूरा क्या करना है, पूरा पढ़ना है कि कितने, इसे वायबिलिटी के लिए पूछा गया। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी, कोई इससे मतलब नहीं है मोटिलिटी उसका क्या है क्या नहीं। स्पर्म मस्ट बी कंसनट्रेटेड इन ए थिक सस्पेंशन, इससे भी कोई नहीं, क्योंकि उसके बाद डीकोगुलेशन फैक्टर लगता ही लगता है। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम इज मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम, एक्टिव तो होता है अल्कलाइन मीडियम, लेकिन हमें पूछा है वायबल, वायबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो स्पर्म वायबल रहता है सिर्फ एक दिन के लिए। स्पर्म इज वायलेबल ओनली अप टू 24 आवर्स। इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, आप लोग लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 2010 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। एक्रोसोम्स हैज अ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्पर्म के
रिस्पेक्ट में कौन सा इसमें से करेक्ट है, क्या ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट, इसको टिक कर लिए। एक्रोजोम के पास कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, यूज फॉर पायरेसिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइज। ये अभी सही लग रहा है, ठीक है। अब देखिए स्पर्म लाइसिन हम लोगों ने पढ़ा था स्पर्म लाइसिन या जोना लाइसिन इन द एक्रोजोम्स डिवोल्व्स द एग इन्वेलप एंड फिल्ट्रेटिंग फैसिलिटिंग फर्टिलाइजेशन। क्या करता है स्पर्म लाइसिन, जोना लाइसिन क्या करता है, एग इन्वेलप को ब्रेक करता है, फैसिलिटिंग, ठीक। एक्रोजोम सर्व एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग टू स्पर्म टुवर्ड्स द, ये ऐसा कुछ नहीं है। एक्रोजोम सर्व्स नो पार्टिकुलर फंक्शन, एक्रोजोम सर्व्स नो पार्टिकुलर, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए ये ए और बी में देखते हैं क्या होगा इसमें। द स्पर्म लाइसिन, सही, स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोजोम्स डिजोल्व करता है एग इन्वेलप को। जोना लाइसिन क्या करता है, ओवम के जेना पोलिस्डा को लेयर को ब्रेक करके फर्टिलाइजेशन कर देता है। तो बी नंबर इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस में, ह्यूमन मैच्योर टेस्टिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन ए मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस इज, सीक्वेंस क्या है स्पर्मेटोजेनेटिक का, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस, स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर स्पर्मेटिड्स और स्पर्म। ये तो सही लग रहा है, आगे भी पढ़ लेते हैं। स्पर्मेटिड गलत हो गया, ये बी नंबर गलत। सी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोसाइट्स, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब क्या हो गया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, ये भी गलत है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर, ए नंबर इसका आंसर होगा पूरा। ये तो एनसीईआरटी से ही है। स्पर्मेटोगोनिया 2n, ठीक है। स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, स्पर्म n 2n, ठीक है। क्योंकि देखो ये माइटोसिस होकर स्पर्मेटोसाइट्स बना, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवीजन होगा तो बनेगा ना उसमें, तो फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर उसके बाद क्या होता है स्पर्मेटिड्स, ये सब डायरेक्ट दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते। इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, पहला मियोटिक डिवीजन, द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएटेड इनटू द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो इजीली और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर बी होगा, ठीक है। 19th नंबर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, एट द, वही है फिर से, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल स्पर्म डिफरेंशिएटेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, आंसर ए, ठीक। कितने रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अगले में फिर से आगे बढ़ेंगे। एक्रोजोम्स रिएक्शन इन द स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय, एक्रोजोम्स का रिएक्शन कैसे ट्रिगर्ड होता है, क्या रिलीज ऑफ लाइसिन से, रिलीज ऑफ क्या है, रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिन प्रोटीन, या इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। कैपेसिटेशन तो फर्टिलिटी से रिलेटेड है, रिलीज ऑफ लाइसिन्स तो बाद में काम आता है जब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। एक्रोजोम्स का रिएक्शन कैसे होता है, जब ओवम के ZB3 से होता है, ये क्या करता है स्पर्म फर्टिलाइजिंग प्रोटीन रिलीज करता है, और ये एंटी फर्टिलाइजेशन दोनों आपस में मिलते हैं, तो उसमें ट्रिगर्ड रिएक्शंस होते हैं, और जिसके कारण वह निकलता है, रिलीज ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से वीडियो को PYQ के सॉल्यूशन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक नया चैप्टर का नया PYQ लेकर आपके सामने आएंगे, नए चैप्टर का।
तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, इसे रिवीजन में ले आइए। आप लोग चैप्टर पढ़ के स्टार्ट कीजिएगा तो और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको समझ में आएगा। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।